ओके, ठीक है। तो मूविंग ऑन, हम अगर हमने ये वाला चैप्टर कर लिया, मोशन फोर्सेस एंड एनर्जी, ये अगर हमने सही से कर लिया, तो हमारे बाकी 5 चैप्टर्स विल बी वे टू इजी फॉर अस, क्योंकि ऑलमोस्ट 60% मेरे लिहाज से, इवन दो 60% यहाँ तक आके होता है आपका, लेकिन मेरे लिहाज से अगर आपने ये वाला चैप्टर सही से कर लिया, तो 50% तो आपकी फिजिक्स हो गई सही से। योर बेसिक्स विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। क्योंकि हम ये वाले जो इसके जो वो है ना, बेसिकली काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, वो मिक्स्ड आते हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो इसका कॉन्सेप्ट हर सेक्शन में टेस्ट होगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अब हमारे पास कितने पेपर्स हैं फिजिक्स के? हमारे पास टोटल 3 पेपर्स हैं, ठीक है। वी हैव पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 4। पेपर 1 क्या है? पेपर 1 में हमारे पास होंगे 40 एमसीक्यूज, ठीक है। एमसीक्यूज वाले ABCD ऑप्शन होंगे हमारे पास, वील हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम। द पेपर इज फॉर 1 आवर, ठीक है। 1 घंटे का पेपर होता है, 40 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और इसमें आपके पास 40 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से यूल हैव टू डू ऑल ऑफ देम, यू वोंट हैव एनी ऑप्शंस टू स्किप वन, ठीक है। पेपर 2 थ्योरी है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्चुअल जो पेपर होता है डायग्राम्स होंगी, एंड विल हैव टू राइट द आंसर्स वगैरह, ठीक है। ये 1 आवर 45 मिनट्स का, यानी 2.25 घंटे का ऑलमोस्ट। Then we have paper 3, which is not tested in Pakistan. So this is none of our business, हमारे काम का नहीं है। Then we have ATP, इसे हम कहते हैं ATP, alternate to practical, ठीक है। Alternative to practical, ATP जो भी कहो। Now this is also 1 hour, और इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली लेट्स से अब मैं बताता हूँ। बेसिकली पाकिस्तान में हम प्रैक्टिकल टेस्ट करते नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चे इतने सारे हैं, जो भी वजह है, वी डोंट डू प्रैक्टिकल टेस्ट हेयर। तो करते क्या है, जैसे लेट्स से आई हैव टू मेजर अ वॉल्यूम फॉर समथिंग, ठीक है। तो प्रैक्टिकल टेस्ट में तो क्या होता है, मैं मेजरिंग सिलेंडर उठाता, उसमें सामान डालता, एंड आई आई वुड चेक आउट द रीडिंग एंड आई टेल देम ये मेरी रीडिंग है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते। तो हम एक पेपर पे इसका प्रोसेस लिखते हैं कि भाई मैंने मेजरिंग सिलेंडर उठाया, उसमें इतना पानी डाला या इतना लिक्विड डाला, एंड वॉट एवर, एंड उसकी रीडिंग्स ऐसे चेक की। So we write everything, ठीक है। So this is ATP. ATP is the most easiest section of all three, ठीक है। पेपर 1 इवन दो कुछ के लिए बहुत आसान है, लेकिन फॉर मी, मेरे लिए चैलेंजिंग था। वजह क्या है? कि पेपर 1 में एवरीथिंग एवरीथिंग इज टेस्टेड, ठीक है। हर चीज आपको, इतने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स का आपके बारे में पूछेगा जो आप भूल चुके होंगे अक्सर, ठीक है। तो पेपर 1 बेसिकली काइंड ऑफ अ होल, अगर आपको रिवीजन करना है फिजिक्स का आफ्टर यू आर डन विद फिजिक्स, मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ जस्ट स्पैम पेपर 1, ठीक है। अगर आपने पेपर 1 सही से स्पैम कर लिया ना, आपकी आराम से पेपर 2 पेपर 4 की तैयारी होगी। पेपर 2 में बेसिकली लॉजिक है, ठीक है। फिजिक्स इज मोस्टली अबाउट, क्या कहते हैं, थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। आपको बॉक्स से बाहर सोचना है, एंड यूल गेट द आंसर वेरी इजीली। पेपर 2 में आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट किए जाते हैं, एंड इट्स यूजुअली अ लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन पेपर 1 में आपके बिल्कुल एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट टेस्ट किए जाते हैं। चीज का पूछेंगे कि भाई लाइट कितना लाइट कर रही है, ठीक है। अर्थ कितने डेज में रिवॉल्व कर रही है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, और एंड दिल गिव यू मेनी ऑप्शंस, ठीक है। एंड आई थिंक सिलेबस ओवरव्यू तो यही है हमारा, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स से, ठीक है। तो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है? अच्छा देखो, बाय द वे, वन थिंग आई रियलाइज्ड वाज के कल ड्यूरिंग द लेक्चर्स आई वाज आल्सो मेकिंग नोट्स, जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम जा रहा था, ठीक है। सो हाउ विल प्रोसीड विद द क्लासेस इज दैट मैं नोट्स पहले से बना के रखूंगा, एंड आई विल रिमूव द इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि मैं समझाते हुए दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। तो वील सेव सम टाइम एज वेल, एंड हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकेंगे क्लास में, ठीक है। एंड देन वंस आई गिव यू द टॉपिकल पासवर्ड्स वगैरह, you'll get the hang of it very easily, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज का चैप्टर है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट टेक्निक्स। जिसमें हमारे पास सबसे पहले डिस्क्राइब हाउ टू मेजर अ वैरायटी ऑफ लेंथ्स, यानी आपने किसी चीज को नापना कैसे है, उसकी लेंथ कैसे नापनी है। नाउ लेंथ आपकी बहुत सारी चीजों से नापी जा सकती है, ठीक है, बाद में देखेंगे। डिस्क्राइब हाउ टू यूज अ मेजरिंग सिलेंडर टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। डिस्क्राइब हाउ टू मेजर अ वैरायटी। अच्छा, वन मोर थिंग,
जो आपको पता होनी चाहिए इज टू हाउ टू रीड द सिलेबस, ठीक है। कभी कभी आपसे ना सिलेबस बोलेगा कि भाई measure a variety of lengths with the appropriate precision using tapes। अब आपको बताऊं, इन चीजों के नाम याद होने चाहिए थी। अगर वो सिर्फ ये बोलता कि मेजर, अगर वो यहां से यहां तक बोलता, मेजर से लेके वो यहां तक बोलता, तो आपको सिर्फ इन चीजों के नाम पता होने चाहिए थे, टेप्स, रूलर्स एंड माइक्रोमीटर्स। लेकिन जब ये बोले डिस्क्राइब हाउ, तो आपको इनका यूज भी पढ़ना है कि भाई टेप्स है तो कैसे यूज किया जा रहा है, रूलर को कैसे यूज किया जा रहा है, माइक्रोमीटर को कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है, वर्नियल कैलिपर को कैसे यूज किया जा रहा है, एनालॉग माइक्रोमीटर को कैसे यूज किया जा रहा है, इनका यूजेज कैसे हो रहा है। आपने सिलेबस को बहुत गौर से, देयर आर सम वेरी स्पेसिफिक की टर्म्स जो कि आपको सिलेबस से मिलेंगे, ठीक है। यू नो, द डे बिफोर मैं सीआई, मैंने ना बुक खोली थी, ना पास पेपर खोला था, कुछ नहीं खोला था। मैंने बैठ के सिलेबस पढ़ा था, पूरा सिलेबस पढ़ा था बैठ के एक बार। एंड आई हाईलाइटेड एवरीथिंग, जो जो चीजें मुझे पता थी। एंड वंस आई वाज डन विद द सिलेबस, आई वाज लाइक कि भाई मैंने क्या 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 छोड़ा है। एंड देन आई नोटेड ऑल ऑफ इट डाउन। एंड वंस आई वाज डन विद इट, तो फिर मुझे आइडिया हुआ, हाँ भाई ये मसला था और ये सीन है। तो अगर समटाइम्स आपको सारा सामान जो है ना, आपको सारा सामान इंटरनेट पे मिल जाता है, ठीक है। मैं तो इस हद तक कहता हूँ कि बुक भी जरूरी नहीं है। सिलेबस एंड इंटरनेट इज मोर देन इनफ फॉर एवरीथिंग टू प्रिपेयर फॉर योर फिजिक्स 5054, ठीक है। तो आपने सिलेबस को बहुत गौर से पढ़ना है, की टर्म से फोकस करना है कि वो डिस्क्राइब हाउ बोल रहा है, या व्हाट बोल रहा है, या वाई बोल रहा है, ठीक है। तो हर चीज के अगर वो रीजन मांग रहा है तो क्यों मांग रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग ऑन। Now we have described how to use a measuring cylinder। अभी देखते हैं हम लोग, describe how to measure a variety of time intervals, determine an average value for a small distance for a short interval। ये वाली चीजें सारी हम बाद में देखेंगे, अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दैट a scalar quantity has magnitude। चलो बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि आई, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, आई हैव 7 वाटर। नाउ अगर मैं बोलता हूँ आई हैव 7 वाटर, व्हाट डू यू गेट बाय इट, कि मेरे पास 7 पानी है, ये क्या है? नो, किसी को समझ नहीं आ रहा कि 7 क्या चीज है। देयर शुड बी अ यूनिट विद इट, ठीक है। 7 के साथ क्या चीज है? 7 किलोग्राम ऑफ वाटर है, 7 सेल्सियस ऑफ वाटर है, ठीक है। देयर शुड बी अ यूनिट ऑफ समथिंग विद इट, अ यूनिट ऑफ समथिंग विद इट, जो कि हमें बताएगा कि वाटर की फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, वो क्या चीज है। यहाँ मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, या मास की बात कर रहा हूँ, किस चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये बात हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। हर चीज हमारे पास कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं। जैसे फर्स्ट क्वांटिटी हमारे पास लेंथ की। लेंथ क्या है? हम किसी भी चीज को नापते जब हैं, अभी मेजर समथिंग, ठीक है, कि भाई ये कितना लंबा है। नाउ लेंथ कैन बी मेजर्ड इन हाइट, आप अपनी हाइट नाप रहे हो, दैट इज ऑल्सो लेंथ। अगर आप किसी चीज की विड्थ को वो कर रहे हो, नाप रहे हो, दैट इज ऑल्सो लेंथ, ठीक है। एनीथिंग यूर मेजरिंग, ठीक है, इज लेंथ, ठीक है। नाउ लेंथ के हमारे पास बहुत सारे यूनिट्स हैं, जिसमें हम लोग ज्यादातर मीटर का यूनिट यूज करते हैं। हमारे पास मीटर है, हमारे पास सेंटीमीटर है, ठीक है, हमारे पास किलोमीटर है। तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर आर सम ऑफ द बेसिक यूनिट्स ऑफ लेंथ। नाउ यू नीड टू मेमोराइज दीज एसआई यूनिट्स, ठीक है। एंड एक्चुअली नॉट इवन एसआई यूनिट्स, यू नीड टू मेमोराइज द सिंबल्स, ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। मूविंग ऑन, देन वी हैव मास। मास, आई थिंक एवरीबडी नोज मास क्या है, कि किसी चीज का कितना किस उसके अंदर कितना मैटर है, ठीक है। तो वो मास कहलाया जाता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मास। हमारे पास मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम है, ग्राम है, ठीक है, मिलीग्राम है, वट। मास का सिंबल क्या है? केजी या फिर जी। ज्यादातर हम लोग ग्राम्स यूज करते हैं या किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव टाइम। टाइम का भी आई डोंट थिंक इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो सेकंड्स है, मिनट्स है, आवर्स है। अगर सेकंड यूज करेंगे तो एस यूज करेंगे, मिनट्स यूज करेंगे तो एम यूज करेंगे, आवर यूज करेंगे तो एच यूज करेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नाउ एब्सोल्यूट टेम्परेचर अभी हम आगे जाके से सही से पढ़ेंगे, बट एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज बेसिकली द लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है केल्विन में। ना सेल्सियस भी कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेचर की कहा जाता है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, तो हम केल्विन का यूनिट यूज करेंगे, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है? के। मूविंग ऑन, वी हैव इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास एम्पेयर्स में नापा जाता है, एम्पेयर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है। और ऐसा यूनिट क्या है? ए। मूविंग ऑन, लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी। अच्छा बाय द वे,
दिस इज नॉट नेसेसरी, यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस। ठीक है, इस पे मैं एक क्रॉस मार रहा हूँ। यू नीड टू मेमोराइज ऑल ऑफ द अदर थिंग्स, लेकिन ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन, वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नाउ ये वाली चीज ज्यादा केमिस्ट्री में देखी जाती है, लेकिन सिंस इट्स सम ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, मैं फिर भी बता रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी चीज में भी होता है ना, मतलब मोल्स का जाता है। ठीक है, MOL। केमिस्ट्री में एक नाइटमेयर है, स्टोकियोमेट्री के नाम से, स्टोशियोमेट्री वट एवर, उसमें मोल्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक हमारे 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हो गई, जिसमें से हमारे सबसे ज्यादा जरूरी जो वो ये है, ये है, ये है, ये है, एंड ये नहीं है, एंड एक्चुअली ये भी है। इसके साथ आप सेल्सियस भी घुसा लो। ठीक है, ठीक है, मूविंग ऑन। नाउ, नाउ व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल दी कि आई हैव 7 वाटर। ठीक है, मेरे पास 7 वाटर क्या है, वो वाटर मैं टेम्परेचर बता रहा हूँ या मास बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं 7 का, वाटर का क्या बता रहा हूँ? तो जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं ना, तो वी ऑलवेज गिव टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है कि क्या चीज कितनी बड़ी है। 7, 8, 9, 10, अगर मैं मास की बात कर रहा हूँ, लेट्स से 7 किलोग्राम की बात कर रहा हूँ, तो 7 kg, 8 kg, 9 kg, 10 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg। नाउ हियर द वर्ड नंबर 9, 8, 7 आर द मैग्नीट्यूड, यानी वो साइज बता रहे हैं इस चीज का कि कितना ज्यादा या कितना कम है। ठीक है, एंड देन वी नीड मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। ठीक है, यूनिट अभी हमने क्या पढ़े, ये सारे सिंबल्स जो हैं, ये सारे हमारे पास सिंबल्स जो हैं यूनिट्स के सिंबल्स हैं। तो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को देखें तो वी हैव मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। अगर मैं बोलता हूं कि लेट्स से आई से 24 न्यूटन। ठीक है, मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करूंगा ना, तो मैं उसके साथ एक तो उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा, ये मैग्नीट्यूड है, और साथ में इसका क्या है, यूनिट है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, एंड ये क्या हो गया हमारा, यूनिट। अब मैं कोई सी भी वो ले लूं, फिजिकल क्वांटिटी ले लूं, मास ले लूं, टेम्परेचर ले लूं, करंट ले लूं, कुछ भी ले लूं। अगर मैं एप्पल्स की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 7 एप्पल्स, अब इससे हमें क्या पता चलेगा ना, 7 सेब हैं। लेकिन आई हैड टू से, अगर मुझे बताना था कि मेरा मास 7 kgs का है, तो मुझे केजीज लिखना जरूरी था कि भाई 7 kg एप्पल है। 7 kg एप्पल का मतलब ये थोड़ी है कि अब मेरे पास 7 एप्पल्स हैं, नहीं, मेरे पास 7 किलो एप्पल्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड किससे पता चल रहा है, नंबर से, और यूनिट किससे पता चल रहा है, सॉरी, और किलोग्राम से हमें क्या पता चल रहा है, यूनिट पता चल रहा है उस चीज का। ठीक है, मूविंग ऑन। नाउ, यहां तक मैंने तुम्हें बता दिया कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट, every physical quantity consists of a magnitude and unit. ठीक है, now there are two main types of physical quantities। ठीक है, हमारे पास दो बहुत जरूरी इसके अच्छा, बाय द वे आई नीड यू टू डू समथिंग, कि अपने पास एक स्केल, एक पेंसिल एंड एक नोटबुक लाजमी रख लें। ठीक है, आई विल गिव यू 20 सेकेंड्स, जल्दी से लेकर आ जाएं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है उसमें हमें वो समझना जरूरी है बहुत ज्यादा। आई विल वेट टिल 12:24, जब तक आप लोग सामान ले आए वाला। चलो, लेट्स स्टार्ट। Now, moving on. Every physical quantity consists of a magnitude, size. मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम साइज कह सकते हैं। ठीक है, कि वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी क्वांटिटी है, 7 किलोग्राम, 8 किलोग्राम, 9 किलोग्राम, वट एवर। जो नंबर है वो हमें मैग्नीट्यूड का बताएगा, यानी वो चीज कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है। ठीक है, एंड यूनिट इज लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मैं उसे बता नहीं रहा।
देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, मेन दो क्वांटिटीज हमारे पास सिलेबस में हमारे। इसमें सबसे पहली है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। नाउ दिस इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपने दिमाग का ढक्कन खोलना है, ये बिठाना है और दिमाग का ढक्कन बंद करना है, बिकॉज एग्जामिनर ऑलमोस्ट हर साल इन दोनों का डिफरेंस पूछता है। ऑलमोस्ट हर साल आप कोई सा भी पेपर उठा लो, आपको मोस्ट प्रॉब्ली या तो P1 में इसका क्वेश्चन मिलेगा या तो P2 में इसका क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन लाजमी लाजमी मिलेगा, ठीक है। ना, स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, यानी साइज होता है, कि वो 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भी और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मेरी आवाज क्लियर आ रही है? I just got a notification कि my internet is not stable. Okay, thank you. तो मूविंग ऑन, हमारे पास स्केलर में मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। इस बात में थोड़ा और समझाता हूँ। और वेक्टर में क्या डिफरेंस है कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन दोनों है, ठीक है। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो अगर हम देखें, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि I walked, I ran 5 kilometers। ना, मैंने बोला मैं 5 किलोमीटर मैंने रन किया। डू यू नो मैं किस तरफ रन किया? बस ये पता है कि मैं 5 किलोमीटर भागा हूँ। हो सकता है अपने कमरे में भागता रहूँ भागता रहूँ भागता रहूँ 5 किलोमीटर हो जाए, ठीक है। मैं अपनी वॉशिंग मशीन में बैठ जाऊँ, घूमेगी 5 किलोमीटर 5 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है। नो, डिस्टेंस तो 5 किलोमीटर का हो रहा है, लेकिन अगर मैं बोलूँ आई रन 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है, अब मैंने इसके साथ एक डायरेक्शन भी बता दी कि भाई मैं 5 किलोमीटर भागा और इस डायरेक्शन में भागा, ठीक है। नाउ इज दिस इज अ डायरेक्शन एज वेल विद मैग्नीट्यूड। तो अगर हमारे पास एक है डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या एक्चुअली फोर्स को ले लेते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी एग्जांपल फोर्स की हमारे पास। अगर मैं बोलता हूँ कि भाई लेट्स से कि कैसे बताऊं, ग्रेविटी की फोर्स ले लें, ठीक है। तो अगर मैं जब अपने वेट की बात करता हूँ ना, तो जब वेट की बात करता हूँ तो मेरे ऊपर एक हमेशा एक फोर्स लग रही होती है ग्रेविटी की, ठीक है। तो फोर्स मुझे डाउनवर्ड्स लेके जा रही है। फोर्स में हमेशा डायरेक्शन होगी, फोर्स किस तरफ लग रही है, कोई मुझे ऊपर खींच रहा है, कोई मुझे ऊपर खींच रहा है, कोई मुझे नीचे खींच रहा है, कोई मुझे साइड पे हाथ लेके जा रहा है, या आई एम रनिंग, ठीक है, और साथ में कोई एक और बंदा है जो कि मुझे मेरा हाथ पकड़ के आगे भाग रहे हैं हम लोग, ठीक है। ना, फोर्स किस तरफ एक्सर्ट हो रही है? वो मुझे आगे की तरफ लेके जा रहा है। फोर्स में हमेशा हमेशा यू विल बी यूजिंग डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। तो अगर हमारे पास जब भी स्केलर और उसका डिफरेंस आता है, तो मेन डिफरेंस किस चीज का है? डायरेक्शन का, ठीक है। दोनों में मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसमें भी है, मैग्नीट्यूड इसमें भी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो स्केलर quantities have magnitude but no direction, vector quantities have both magnitude and direction, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या है? डिस्टेंस, अभी बताया 5 किलोमीटर मैंने रन किया, कोई वो नहीं है। लेंथ, लेंथ क्या है कि भाई 5 सेंटीमीटर। क्या मैं इसमें डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मैंने 5 सेंटीमीटर नॉर्थ नापा है? नहीं भाई, बस मुझे बताना 5 सेंटीमीटर है। मुझे एक टेबल को मेजर करना है, बोलूंगा यार टेबल 2 फीट की है, ये थोड़ी बोलूंगा टेबल 2 फीट नॉर्थ की है या टेबल 2 फीट साउथ की है। नो, आई जस्ट से 2 फीट की है। तो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड, यार माई स्पीड वॉज 25 किलोमीटर पर आवर, दैट्स इनसेन। स्पीड, मैंने कोई डायरेक्शन बताई नहीं, मैंने टाइम का बताया कि हाँ भाई मैं इतना तेज भाग रहा था। टाइम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, 5 घंटे, 6 घंटे, 50 सेकेंड्स, वट एवर। कोई आप इसमें डायरेक्शन नहीं दे रहे। मैथ 7 kg, 8 kg, 9 kg, ठीक है। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी हम चैप्टर आगे पढ़ेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही बता देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। नाउ व्हाट आई कैन डू इज कि मुझे लेट्स से इस पॉइंट पे, यहाँ से इस पॉइंट पे आना है, ठीक है। मैं दो तरीके कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ जाऊं और यहाँ से यहाँ तक आऊं, ठीक है, ये भी एक रास्ता है। या दूसरा रास्ता, मैं सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता लूँ। सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा मेरे लिए? ये वाला, कि मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, एक सेकेंड आई विल जस्ट चेंज द पेन। हाँ, सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है? मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊं, ठीक है।
तो हम लोग जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम डायरेक्शन बताते हैं कि सबसे छोटा रास्ता क्या है, कि भाई मैं पॉइंट लेट्स से ए बी सी और डी से, अब मैं या तो ए से बी जाता, बी से सी आता और फिर सी से डी आता, या फिर मैं डायरेक्टली डी से नॉर्थ वॉक करता और ए चला जाता। तो मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट में अपनी डायरेक्शन बताऊंगा किस तरफ गया था। वेलोसिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन भी, और फोर्स अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि फोर्स हमेशा हम बताते हैं कि फोर्स किस तरफ लग रही है, ऊपर लग रही है, नीचे लग रही है, कोई हमें प्रेस कर रहा है, वट एवर, कोई ना कोई फोर्स लगेगी हम पे, ठीक है। एंड दैट फोर्स विल ऑलवेज बी अ वेक्टर क्वांटिटी। कोई सी भी फोर्स, आपके पास वेट की फोर्स है, पुश फोर्स है, पुल फोर्स है, ठीक है, ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी होगी। नाउ अब हमारे पास तीन मेन केसेस आते हैं। लेट्स से मेरे पास, मैं मास की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास 7 kg एप्पल्स हैं, ठीक है, 7 kg एप्पल्स हैं, और 3 kg के ऑरेंजेस हैं, ठीक है। वैसे तो ऑरेंज डजन में किए जाते हैं, लेकिन फिर भी लेट्स से 3 kg ऑरेंजेस हमारे पास, ठीक है, 3 kg ऑफ ऑरेंजेस। ना, मेरा टोटल सम कितना होगा? 7 + 3 कितना हो गया? 10, ठीक है। 10 kg मेरा टोटल सामान है। हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटी है वो सिंपली ऐड हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। लेट्स से मुझे एक टेबल को मेजर करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने टेबल की पहले लेंथ मेजर की सामने की, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक टेबल थी, ठीक है, नहीं मैं बैड, ये मेरे पास एक टेबल थी, ठीक है। पहले मैंने इसकी ये साइड नापी, फिर मैंने इसकी ये साइड नापी, फिर मैंने इसकी ये साइड मेजर की, और फिर मैंने इसकी ये साइड मेजर की, और मैंने सबको सम कर दिया। ये 2 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 1 था, 2 + 2 + 1 + 1, हाँ भाई मुझे एटलीस्ट 2 + 2 4 हो गया एंड 6 हो गया, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ भाई मुझे 6 सेंटीमीटर या 6 फीट की, मुझे क्या चाहिए, 6 फीट की मुझे वो चाहिए, वुड चाहिए, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटीज आर सिंपली एडेड। स्केलर बहुत आसान है, आपको कुछ भी नहीं करना। अव्वल तो एग्जामिनर आपसे कभी भी एडिशन ऑफ स्केलर पूछता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरे सर कहते हैं एग्जामिनर का दिमाग खराब है, एग्जामिनर को एक कीड़ा हमेशा काटता रहता है, एंड वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग, ठीक है। आपको कंप्लीटली प्रिपेयर्ड होना है ऑलरेडी, कि भाई एग्जामिनर मुझसे क्या पूछ सकता है। तो नाउ अब होता क्या, अक्सर बताऊं, बल्कि मजे की एक बात बताता हूँ। अक्सर क्या होता है हमारे साथ, कि जो एक छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, छोटे छोटे मसले होते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब बच्चे ने बोला भाई यार ये तो बहुत आसान है, इसमें क्या जरूरत है, 3 + 2 5 कर रहा है, मतलब सिंपली ऐड कर रहा है। अब पूरा साल इसे पढ़ेंगे ही नहीं, और जब पेपर में बैठेंगे ना, पेपर में आ जाएगा स्केलर, ये दो स्केलर क्वांटिटीज हैं, बता इनका सम क्या होगा। नाउ यू विल बी कंफ्यूज्ड। वजह क्या है, आपने वेक्टर इतना पढ़ा होगा, स्केलर ध्यान में ही नहीं होगा। यू लाइक ये प्लस करते थे, माइनस करते थे, इनकी डायरेक्शन सेम करते थे, क्या करते थे, एंड यू नेवर नो। तो एग्जामिनर का है दिमाग खराब, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो नाउ यू नीड टू नो कि भाई जब भी स्केलर क्वांटिटी होगी, सिंपली अरिथमेटिक सम यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल ले ली कि 3 kg ऑफ एप्पल से 2 kg ऑफ ऑरेंजेस से, दोनों का सम क्या हुआ, 5 kg हो गया। अनदर एग्जांपल, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग कैबिनेट है, 120 सेंटीमीटर लॉन्ग डोर है। मुझे किसी ने पूछा कि भाई वुड कितनी चाहिए, मैंने बोला यार दोनों का सम किया 80 + 120, या मुझे 200 सेंटीमीटर की वुड चाहिए, ठीक है। लेकिन स्केलर इज लाइक वेरी इजी। मुश्किल कहाँ है, मुश्किल है वेक्टर्स में। वेक्टर्स थोड़ा सा अजाब है। वेक्टर्स क्यों अजाब है भाई? वेक्टर्स में हमें डायरेक्शन को भी अकाउंट में रखना होता है, ठीक है। हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास, हमें बताना है एक चीज यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे है, तो उनका सम क्या होगा मुझे नहीं पता। उनके सम के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। अब जब भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं ना, मैं इधर आ जाता हूँ दोबारा। वेक्टर्स की जब बात करते हैं, लेट्स से मेरे पास एक डब्बा था, ठीक है। इस डब्बे को मैंने यहाँ से ड्रैग किया, ठीक है, और किसी ने यहाँ से ड्रैग किया। तो ये डब्बा किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा? ये किसी भी तरफ नहीं जाएगा, थोड़ा सा इस तरफ जाएगा, ठीक है। वजह क्या है? और इस वाली डायरेक्शन क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अगर हम ये एक जा रहा है, एक ये जा रहा है, तो ये डायरेक्शन जो होगी ना, ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर होगी। तो हमारे पास वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड लाइक दिस, वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट देयर डायरेक्शन एज वेल, ठीक है। When vectors are added together, their result is called a resultant vector. Now, this is very important. आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है, लाजमी पूछेगा। रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ है। अक्सर क्या करेगा, आपको डायग्राम्स दे देगा, ये दो डायग्राम्स हैं, बताएं का रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ है।
यूल बी कंफ्यूज, भाई क्या हो गया, कैसे पता चलेगा, वी डोंट नो। ठीक है। नाउ बाय द वे वन मोर थिंग, चलो आगे जाके पढ़ता हूँ। अगर हमारे पास दो, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अब मैंने क्या बताया कि दोनों हमारे पास साउथ जा रही हैं, दो चीजें हमारे साउथ जा रही हैं, तो हमारे पास जो वो है वेक्टर्स हैं वो सिंपली ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसकी अच्छी एग्जांपल बताऊं, इसकी अच्छी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास एक वो है, एक शिप है मेरे पास, ठीक है। माइंड माई शिप, अजीब सी शिप है, लेकिन हाँ, ये मेरे पास एक शिप है। इस शिप के नीचे पंखे लगे हैं, ये तो गाड़ी लग रही है, लेकिन छोड़ो। खैर एनीवेज, इस शिप की जो स्पीड है वो है 6 सेंटीमीटर, 6 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, मैं से थोड़ा सा, ये शिप थी, ठीक है। इस शिप की जो स्पीड थी वो थी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की, 6 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, और वो किस पे है, वो पानी पे चल रही है। अब पानी की भी तो वेव्स है ना, उन वेव्स की स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, अब होगा क्या कि पानी इसको, इसके ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये ऑलरेडी फोर्स आगे एक्सर्ट कर रहा है। तो होगा क्या, जो हमारी शिप की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो फिर होगी 9 मीटर पर सेकेंड की, यानी पानी का भी सम और शिप की जो अपनी फोर्स है उसका भी सम। ठीक है, तो जब भी हमारे पास दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे उनको सम कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं भाई। लेट्स से um लेट्स से दिस इज सानिया, ठीक है, एंड दिस इज मनाल। ठीक है, एंड यू बोथ आर रनिंग। मनाल की स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकेंड की, ठीक है, एंड इसकी स्पीड है लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड की। वाओ, शी इज फ्लाइंग। लेकिन बट एनीवेज, होगा क्या, एंड यू बोथ आर होल्डिंग हैंड्स, ठीक है, होगा क्या, यू बोथ विल रन विद अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। या फिर ये तुम्हें स्टॉप करेगी, मनाल अगर तुम्हें स्टॉप करती है तो फिर स्पीड तुम लोगों की 8 मीटर पर सेकेंड की हो जाएगी। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही है दोनों की तरफ तो वो फोर्सेस एड अप हो जाएंगी। ठीक है। Now, one more thing you need to take in account is that actually I'll write it here. बहुत जरूरी बात है, मैंने एक्चुअली कहीं लिखा था, रुको 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 रुको। हम्म, ये देखो, जब हम बात करते हैं वेक्टर्स की तो हमारे पास, लेट्स से मैंने बोला कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। अब इसमें मैं एरो को अगर लंबा कर दूं तो इसका मतलब है मैं इसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ कि कितनी लंबी फोर्स है। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ दो फोर्सेस की, मेरे पास एक फोर्स है 5 की, ठीक है, एक फोर्स है 5 की और एक फोर्स है 10 की। तो मैं 10 को लंबा ड्रॉ करूंगा 5 से, ठीक है, हमेशा। क्यों, ये जो इसकी लेंथ है ये हमें क्या बता रही है, ये हमें बता रही है कि भाई ये चीज कितनी, इसका मैग्नीट्यूड बता रही है, इसका साइज बता रही है। ठीक है, क्वांटिटी कितनी ज्यादा है कितनी कम है। और जो एरो जिस तरफ पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर मैं इधर जा रहा हूँ तो ये हमारे पास नॉर्थ है, इधर जा रहा हूँ तो क्या है, इधर जा रहा हूँ तो क्या है, एंड ये हमारी क्या चीज है, ये हमारी डायरेक्शन है। ये बात लाजमी याद रखनी है ना। मूविंग ऑन, हमारा दूसरा केस क्या है। केस वन हमने पढ़ा, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो 9 मीटर पर सेकेंड का होगा, यानी वो सम अप हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ किया था, ऊपर किया था स्केलर में। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो सम हो जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, लेट्स से मैं यहाँ 20 मीटर की फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ 30 मीटर की फोर्स लगा रहा हूँ, तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमेशा एक तो जहां बड़ी वाली साइड, जो बड़ी वाली मैग्नीट्यूड वाली वो है वेक्टर क्वांटिटी है, एक तो उस डायरेक्शन में हमारी फोर्स लगेगी, एक्सर्ट होगी। ठीक है, और हम दोनों को माइनस कर देंगे। समझो भाई, एक गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है, एंड ये एक गाड़ी है। ठीक है, ना, दोनों के जो ड्राइवर्स हैं उन्होंने फुल फोर्स लगा दी, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, एंड दोनों की साइड्स टच हुई हैं सामने से। नाउ ये जो फोर्स लगा रहा है, लेट्स से दिस इज अ लैम्बोर्गिनी, ठीक है, कोई सी भी अच्छी गाड़ी ले लो, एंड ये फोर्स लगा रहा है कोई 100 मीटर पर सेकेंड की।
100 मीटर्स पर सेकंड कह रहा हूँ, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 100 तो नहीं, बस थाउजेंड ऑफ 1000 न्यूटन की फोर्स लगेगी, ज्यादा लगेगी प्रॉब्ली, लेकिन बस लेट्स से ये 1000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन की, ठीक है, या लेट्स से इसकी जो एक्सेलरेशन है, इसको थोड़ा सा इग्नोर माई कार्स, लेकिन लेट्स से ये देखने में अच्छी लग रही है, इसलिए आई विल नेम इट गिव यू अ गुड कार नेम, कोई अच्छी गाड़ी बताओ। छोड़ो, दिस इज अ करोला, ठीक है, एंड दिस इज अ मेहरान। आई होप यू गाइस नो कि करोला मेहरान कौन सी वाली होती है, प्लीज। ये अच्छी गाड़ी है, करोला अच्छी गाड़ी है, ये बुरी गाड़ी है कंपैरिजन में, ठीक है ना। करोला की जो स्पीड है, हमारे इस करोला की जो एक्सेलरेशन है, वो है लेट्स से 30 मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर की, ठीक है, 30 मीटर सेकेंड स्क्वायर की, और मेहरान की है 20 मीटर्स की, ठीक है, स्क्वायर की। नाउ ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, होगा क्या कि दोनों दोनों हेड टू हेड टच्ड हैं, ठीक है, जाएंगे किस तरफ, आहिस्ता आहिस्ता मेहरान बैकवर्ड्स ड्रैग होना शुरू हो जाएगी, और स्पीड क्या होगी, इनकी स्पीड होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड की, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से या एक्सेलरेशन से ये बैकवर्ड ड्रैग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, समझ आ रही है। अगर हमारे पास दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में अगर हमारे पास दो ऑपोजिट डायरेक्शंस हैं और दोनों पे अलग अलग फोर्सेस लग रही हैं, तो जो भी बड़ी साइड होगी ना, द रियल क्वेश्चन इज भाई, क्या 20 - 30 करें या 30 - 20 करें। अगर 20 - 30 करेंगे तो -10 आएगी, और अगर 30 - 20 करें तो 10 आएगी, क्या करें भाई। इट डज नॉट मैटर हम क्या करें, आप कोई सा भी ले लो, ठीक है, आप 20 - 30 करो, 10 - 30 करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा वैसे ही वो लगाते हैं, एरो से बता रहे हैं, एरो जब बना ही रहे हैं हम, तो हम फिर 10 ही लिखेंगे या -10 लिखें, हमारी मर्जी है, कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस 3। नाउ दिस इज द रियल अजाब, एक्चुअली नॉट अजाब, इट इज वेरी फन एंड मजे का, लेकिन बहुत लंबा है, ठीक है, तो थोड़ा समझना मुश्किल है सर। नाउ हमारे सिलेबस में पहले एक क्वांटिटी होती थी ऐसे, कि एक वेक्टर ऐसे है, अरे यार, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ठीक है, या फिर एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, या एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे, लाइक वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते थे। मैं जरा ऊपर जाता हूँ, लेकिन एग्जामिनर थोड़ा रहमदिल हो गए, सीआईएस वाले थोड़े रहमदिल हो गए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई डिटरमिन बाय कैलकुलेशन और ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल्स। नाउ यहाँ पे हम थोड़ी सी आज मैथ्स पढ़ेंगे, फिजिक्स नहीं, मैथ्स का लेक्चर है ये, ठीक है। Now, determine by calculation or graphically the resultant of two vectors at right angles. Right angle कौन से वाले होते हैं, ये वाले, अगर ये इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होगा, ठीक है, उन दोनों के बीच में एग्जैक्ट एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। तो अब आपके पेपर में इसके अलावा कोई और वेक्टर नहीं आ सकता, ठीक है, वो ऐसे नहीं दे सकता कि ऐसे दे दिया यहाँ एंगल 35 या कुछ बन रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, वो 90 डिग्री का देगा। आपको पास पेपर्स में अलबत्ता क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें वेक्टर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो सकते हैं और बीच में बड़ा सा एंगल हो, यू डू नॉट नीड टू डू दैट, ठीक है। मूविंग ऑन, नाउ व्हाट वी गोटा डू इज, ये थोड़ा सा, एक्चुअली आई विल डू समथिंग, ये बहुत सारा किया हुआ है, मैं इस डायरेक्शन को मिटा देता हूँ। मुझे एक से मुझे अपना मोबाइल लाने दो, मुझे एक पिक्चर लेनी है, देन आई विल इरेज इट, गिव मी अ सेकंड।
ओके, यहाँ पे आई नीड यू गाइस टू हैव अ पेंसिल एंड स्केल विद यू। ठीक है, नाउ लेट्स से हमारे पास अगर दो वेक्टर्स पैरेलल ना हो, यानी परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो दोनों के बीच में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो क्या किया जाए? सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें करना यह है कि वी नीड टू चूज अ स्केल। स्केल मतलब लेट्स से दिस this is 20 newtons and this force is 15 newtons. This force is 15 newtons. ठीक है, now we need to choose a scale ऐसे कि हमारे पेपर पे 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से 2 न्यूटन का मैंने स्केल चूज किया। मतलब कि मैं अगर अपने पेपर पे 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं 2 न्यूटन की फोर्स बता रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे एक अलग से पेज पे समझाता हूँ ताकि थोड़ी आसानी हो जाए। लेट्स से मेरे पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स है 20 न्यूटन की, ठीक है, दूसरी फोर्स है, दूसरी फोर्स है 15 न्यूटन की। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा भाई? क्या करें? हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्केल चूज करेंगे, ऐसा स्केल के जैसे 1 सेंटीमीटर इज टू 2 न्यूटन। यानी अगर मैं अपनी 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मैं 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मतलब 4 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मतलब 6 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ आ रही है? ना, स्केल कैन बी चोजन जैसे आप चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप 1 सेंटीमीटर से 2 न्यूटन करें या आप 1 सेंटीमीटर से 5 न्यूटन करें। अब देखो यार, टेक्निकली देखने में आसान लग रहा है कि अगर मैं 3 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ तो वो एक्चुअली 4 सेंटीमीटर की बनानी पड़ेगी मुझे। मैं इसको थोड़ा सा हम्म, 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 हम्म। ठीक है, अगर मैं दीज बॉक्सेस आर 1 सेंटीमीटर ईच, ठीक है, तो खैर एनीवेज, अगर मैं 4 न्यूटन की वो बना रहा हूँ और 4 सेंटीमीटर की लाइन बना रहा हूँ, इज दिस 4 1 2 3 4 1 2 4 एक्चुअली यहाँ तक आएगा। ठीक है, मैंने 4 न्यूटन की लाइन बनाई, इससे इसका मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूँ? 20 न्यूटन। अच्छा, अब भाई पता कैसे चलेगा कि मैं, हमने क्या किया, सिंपली 20 को 20 डिवाइड बाय 5 न्यूटन कर दिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैंने स्केल चूज किया कि भाई 1 सेंटीमीटर से मैं 3 न्यूटन को रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं 20 न्यूटन डिवाइड बाय 3 न्यूटन करूंगा। मेरा कैलकुलेटर का 20 डिवाइड बाय 3 किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6.6। तो मतलब मैं 6.6 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा। समझ आ रही है? ठीक है, अगर मैंने स्केल चूज किया 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करने का, तो 20 डिवाइड बाय 4 किया तो आंसर क्या आया? आंसर आया हमारा 5। ठीक है, तो मतलब 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा। स्केल ऐसे चूज करते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसा भी स्केल लो। आप 1 सेंटीमीटर से 1 न्यूटन रिप्रेजेंट करो या 1 सेंटीमीटर से आप 1000 न्यूटन रिप्रेजेंट करो, आपकी मर्जी है। बस इट नीड्स टू बी। देखो, अब जैसे मैं यहाँ अगर 5 लेता हूँ ना, 5 का मसला बताऊँ क्या है? ये बहुत छोटी लाइन है, ये 20 न्यूटन हो गया, और 15 डिवाइड बाय 5 करूंगा तो क्या आता है? 50, 5 1 5 3 तो 3 आ गया। तो यानी ये, अब यहाँ पे देखने में 15 न्यूटन रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने लिखना कैसे है? आपने यहाँ लिखा 4 सेंटीमीटर और ब्रैकेट में लिख दिया 20 न्यूटन। ठीक है, यहाँ आपने लिखा 3 सेंटीमीटर, ब्रैकेट में लिख दिया 15 न्यूटन। ठीक है, ये आपने लिख दिया। नाउ दिस इज हाउ यू चूज अ स्केल। हमारे स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 था हमारा चूज अ स्केल। आपकी मर्जी, आप 1 सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर, कितने न्यूटन रिप्रेजेंट करो, कंप्लीटली मर्जी है। स्टेप 2 क्या था कि भाई ड्रॉ बोथ वेक्टर्स हेड टू टेल। नाउ दिस रूल इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। दिमाग का ढक्कन खोलना है, बात को बिठाना है। ठीक है, दिस इज लाइक एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे इतनी कंफ्यूजन होगी, इतनी कंफ्यूजन होगी आगे जाके।
यू नीड टू बी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। ये वर्ड याद कर लो, हेड टू टेल, हेड टू टेल। मतलब क्या है भाई? मेरे पास अगर एक वेक्टर है, मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये वाला, और इसका हेड इस तरफ है, यानी इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है। ये एक वेक्टर था, ठीक है। जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा है, जहां पे एरो का मुंह है, वो उसका हेड है, ठीक है। और जिसके बैकवर्ड साइड है वो इसकी टेल है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो क्या बोला? जिस तरफ एरो रिप्रेजेंट, एरो का मुंह होगा वो हेड होगा, जिस तरफ बैक होगी वो टेल होगी ना। दूसरा वेक्टर जब मैं ड्रॉ करूंगा, तो आई नीड टू मेक श्योर कि उसकी टेल जो हो वो दूसरे के हेड पे हो। मतलब कि वो ऐसे ड्रॉ होगा, ये इसकी टेल आ गई और ये इसका हेड आ गया। यार नहीं, एक्चुअली दिस लुक्स सो बैड। ऐसे कर लो। मतलब यहाँ पे दोबारा आते हैं हम। मेरे पास दो फोर्सेस थी, 20 न्यूटन की और 15 न्यूटन की। जब मैंने इनका रिजल्टेंट निकालना था, मैं ड्रॉ इन्हें ऐसे करूंगा कि 20 न्यूटन को पहले मैंने ड्रॉ किया और उसके हेड पे 15 न्यूटन को रखा, और 15 न्यूटन की टेल जो होगी वो 20 न्यूटन के हेड पे होगी। अब नाउ यू कैन ऑल्सो डू दिस इन दिस वे, कि आपने 15 न्यूटन ड्रॉ किया, ठीक है। 15 न्यूटन ड्रॉ कर लिया, 15 न्यूटन की टेल ये है, हेड ये है, और 20 न्यूटन अब मैं ड्रॉ ऐसे कर लूं। लेकिन अब क्या होगा कि इसकी जो वो होगी, टेल होगी, वो 15 वाले के हेड पे होगी। ये 15 है, ये 20 है, तो 20 की टेल जो होगी 15 के हेड पे होगी, ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हेड टू टेल रूल, इसे कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। दिस इज लाइक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ऐसे लाजमी याद करना, ठीक है ना। मूविंग ऑन, हमारा स्टेप 3 है कि ड्रॉ द मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। हमने स्केल चूज कर लिया ना, अपने स्केल और पेंसिल निकालें, और अपने स्केल से अभी हमने हमने क्या स्केल चूज किया था, 1 to 4 का किया था ना। थोड़ा सा स्केल चेंज करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अपनी पेंसिल पेन निकालें अपने पास, ठीक है। एंड आई हैव दिस वेक्टर, ठीक है, जो कि है 20 न्यूटन्स का। एंड आई हैव दिस वेक्टर जो कि है 15 न्यूटन का। आई नीड यू गाइज टू फाइंड द रिजल्टेंट फैक्टर ऑफ दिस। स्टेप 1 क्या था हमारा, कि वी नीड टू चूज अ स्केल। लेट्स से मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर से मैं 2 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब अब मुझे कितने कैसे पता चलेगा? नाउ दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। मैंने क्या 1 सेंटीमीटर से 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझे अगर 20 न्यूटन रिप्रेजेंट करना होगा, तो वो कितने सेंटीमीटर से करूंगा, वो एक्स सेंटीमीटर से करूंगा, ठीक है। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 20 × 1 इज इक्वल्स टू x × 2, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे, 20/2 इज इक्वल्स टू XCM, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 1 जार 2 10 जार। तो हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है टू रिप्रेजेंट 20 न्यूटन। ना 15 न्यूटन का स्केल जरा आप मुझे निकाल के दिखाएं, टेल मी द चैट के क्या होगा, कितने सेंटीमीटर का स्केल होगा। ये 1 मिनट। स्केल निकाला किसी ने? देखो, हमारे पास 15 न्यूटन रिप्रेजेंट करना है। 1 न्यूटन से मैं, और 1 सेंटीमीटर से मैं कितने न्यूटन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? 2 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे 15 न्यूटन कितने से निकालूंगा मैं? 15 न्यूटन के कितने सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा? 7 x सेंटीमीटर्स की, ठीक है। x सेंटीमीटर्स, तो XCM। मैं दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 15 × 1 इज इक्वल्स टू 2 × x, बिल्कुल सही बात है। एंड विल हैव 15/2 विच इज 7.5 सेंटीमीटर्स की लाइन बनेगी हमारी, ठीक है। समझ आ रही है ना? अब हमें पता चल गया कि हमें 15 न्यूटन के लिए, 15 न्यूटन के लिए हमें 7.5 cm की लाइन बनानी है,
और 20 न्यूटन के लिए हमें 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ठीक है, ये हमने स्केल निकाल लिया। नाउ व्हाट आई वांट यू टू डू इज टेक योर स्केल एंड ड्रॉ द 10 सेंटीमीटर वाली लाइन जो कि ऐसे है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है, आई नीड टू ड्रॉ दिस। मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ जरा, यहाँ से कर लेता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 10, यहाँ तक। तो ये हमारी लाइन होगी यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, नाउ दिस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कितने न्यूटन दिए? 20 न्यूटन थी। ठीक है, स्टेप ये, और हम इसका एक एरो यहाँ बना देंगे। यू कैन ऑल्सो मेक द एरो हेयर, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इधर नहीं बनाता क्योंकि मसला है कि बहुत गंदा लगता है देखने में। ठीक है, तो यू नीड इट टू बी लाइक दिस। आपने यहाँ एरो बना दिया। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? आपने 15 न्यूटन की लाइन बनाई, लेकिन हमने एक रूल पढ़ा था कि ड्रॉ बोथ वेक्टर्स हेड टू टेल रूल। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने जो 20 न्यूटन की लाइन बनाई थी, उसके हेड पे, उसका हेड किस तरफ होगा? उसका हेड इस तरफ होगा ना, क्या डायरेक्शन इधर है, तो उसका हेड इधर होगा। ठीक है, तो हमने उसके हेड पे 7.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। 1 2 3 4 5 6 7, एक्चुअली गिव मी, हम्म, अब मैंने इसके हेड पे, हाँ, इसके हेड पे मैंने 7.5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ तक मैंने यहाँ तक की लाइन ड्रॉ की, 7.5 cm की। ठीक है, एंड कितना डिस्टेंस, वो कितना आ रहा है मेरा, कितना न्यूटन था? 15 न्यूटन था, या। नाउ स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है, आपने इनका रिजल्टेंट नापना है। रिजल्टेंट कौन सा होता है? यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करनी है, एंड यू नीड टू चेक के कितने सेंटीमीटर की लाइन आ रही है। जरा चेक करके बताएं कितनी आ रही है। वेरी गुड, एग्जैक्टली 12.5 सेंटीमीटर की लाइन आएगी। ठीक है, अब हमें पता चल गया 12.5 सेंटीमीटर। नाउ वी विल कन्वर्ट बैक टू न्यूटन्स। ये कितने न्यूटन्स की फोर्स होगी? कैसे पता चलेगा भाई? हमने क्या किया, दोबारा डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की। हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर से हम 2 न्यूटन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर से कितने न्यूटन्स को रिप्रेजेंट करेंगे? आई डोंट नो, एक्स न्यूटन्स को। हमने क्या किया, 12.5 टाइम्स 2 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स एक्स। वन का कोई फायदा नहीं है, तो सिर्फ एक्स ही लिख लो। ठीक है, एंड 12.5 टाइम्स 2 कितना होता है? 25 होता है, आई थिंक। 12.5 टाइम्स 2 इज, या 25। तो ये कितने न्यूटन की फोर्स है? ये फोर्स है 25 न्यूटन की। लेकिन भाई एक और बात, हमने तो एक और बात पढ़ी थी कि डायरेक्शन भी तो होती है। अब डायरेक्शन किस तरफ होगी? अच्छा, बाय द वे इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? हम पढ़ते हैं फिर स्टेप 4 पे। स्टेप 4 हम क्या कहते हैं? स्टेप 4 हमने कर लिया एक्चुअली, फाइंड द वैल्यू। स्टेप, हम्म, सॉरी, स्टेप 3, ड्रॉ द मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये हमने मिसिंग साइड बना ली। ठीक है, फ्रॉम, ये हमने मिसिंग साइड बना ली ये वाली। ड्रॉ द मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर क्या था हमारा? ये वाला। ठीक है, इसकी टेल ये थी। ठीक है, टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। और सेकंड वेक्टर कौन सा था? लास्ट वेक्टर, ये वाला। तो हमने यहां से लेके यहां तक की लाइन बनाई, और ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, समझ आ रही है? अगर हम इधर आए, मैं इसका जरा कलर चेंज करूं, ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, और मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा इसे? फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर हमने ये ड्रॉ किया था पहले, पहला वेक्टर ये था हमारा, और दूसरा वेक्टर हमारा ये था। ठीक है, बाय द वे आप इसे स्विच भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पहला ये ड्रॉ करते हो और दूसरा ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एनीवेज, फर्स्ट वेक्टर की टेल, फर्स्ट वेक्टर की टेल ये रही, और सेकंड वेक्टर के हेड पे। ठीक है, और रिजल्टेंट को डबल एरोस में शो करते हैं। ठीक है, तो आपने डबल एरोस बना दिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, एंड दिस इज 25 न्यूटन। दिस इज वेरी लंबा काम, लेकिन जब आपसे एग्जामिनर कहे ना कि
दोबारा ऊपर जाते हैं सिलेबस में। ड्रॉ बाय कैलकुलेशन और ग्राफिकली। अभी हमने ग्राफिकल मेथड सीखा है, ठीक है। एक मेथड है कैलकुलेशन मेथड, ठीक है, वो अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, वन लास्ट थिंग इसमें रह गई, स्टेप 5, मेजर द एंगल्स एज वेल, ठीक है। मेजर द एंगल्स एज वेल, ये आखिरी वाला स्टेप जो है, इसको कैसे करना है। आपने यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखा, यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर रखा, ठीक है, एंड आपने सिंपली इसे मेजर कर लिया 40 न्यूटन, 40 डिग्रीज का आ रहा था, या फिर आपने यहाँ से मेजर कर लिया। लेकिन आपने आंसर कैसे देना अपना, अगर मैंने ये वाला वो किया है, अगर मैंने ये वाली लेंथ, ये वाले एंगल को मेजर किया है, तो मैं बोलूंगा कि भाई 40 डिग्रीज फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 40 डिग्रीज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, बाय द वे, वन वन थिंग जो कि यू माइट एवरीबडी माइट नो, लेकिन इस चीज में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी पहले, इसलिए आप सबको बता रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कौन सा वाला होता है, आप हॉरिजॉन्टल को छोड़ दो, वर्टिकल को याद करो। वर्टिकल शुरू हो रहा है वी से, ठीक है, वी से वर्टिकल शुरू हो रहा है, वी की दोनों एंड्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो जो लाइन ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी, वो हमारी वर्टिकल लाइन होगी। तो अगर वर्टिकल आपको याद हो गई, हॉरिजॉन्टल पर सीधी होगी, ठीक है। ये बस ये बात याद रखनी है आपने। वर्टिकल के दोनों हेड्स, हाउ डू वी नो द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट, अभी मैंने आपको बताया ना, देखो, ड्रॉ द मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर की टेल यहाँ पे थी हमारी, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर की टेल यहाँ पे थी, टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर या लास्ट वेक्टर, ठीक है। और सेकंड वेक्टर हमने ये ड्रॉ किया, यानी पहले हमने ये ड्रॉ किया था, ठीक है, और फिर हमने ये ड्रॉ किया था। तो सेकंड जो फर्स्ट वेक्टर था उसकी टेल ये रही, और पहले वेक्टर तक हम जा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारी डायरेक्शन होगी। समझ आई, या दोबारा समझाऊं? ओके, गुड। तो हम कंफ्यूज ना हो अगर वर्टिकल और उसमें हॉरिजॉन्टल में, तो आप सिर्फ वर्टिकल को याद रखो। डायरेक्शन वाई, डायरेक्शन आपको हमेशा पता होगी, पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछेगा, कभी कभी आपको फोर्स दे देगा और पूछेगा कि भाई आप बताओ डायरेक्शन क्यों है, डायरेक्शन किस तरफ है, सॉरी माय बैड, डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। तो आपने डायरेक्शन का पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए कि भाई हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को देखेंगे और सेकंड वेक्टर के हेड को देखेंगे, ठीक है। एंड जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, यानी सेकंड, यानी टेल से हेड तक की जो डायरेक्शन होगी, वो किस तरफ है, वो ये है, ठीक है, और उसे डबल एरो से शो करेंगे लाजमी, ठीक है। समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लिया, अगर मुझे ये वाला एंगल बताता, मैं ये वाला एंगल बताता, तो मैं लिखता, अब ये जो भी एंगल, अब यार नो, बट लेट मी चेक, 90 प्लस 40 हो गया हमारा 130 माइनस 180 किया, तो ये एंगल है 50 का, 50 डिग्रीज का एंगल है, तो मैं बोलूंगा 50 डिग्री फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, 50 डिग्री फ्रॉम दी वर्टिकल, या सॉरी 50 डिग्री फ्रॉम दी वर्टिकल। वर्टिकल क्यों, ये लाइन ऊपर जा रही है, हम इस लाइन से मेजर कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे 50 डिग्री फ्रॉम दी वर्टिकल। अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये लाइन ऐसे जा रही थी, तो हमने यहाँ से वो किया, तो 40 डिग्रीज फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। लास्ट थिंग विच इज another way to solve case 3, case 3 यही वाला केस है, is by using Pythagoras theorem। Pythagoras theorem आई थिंक सभी ने पढ़ा हुआ होगा, लेकिन मैं दोबारा पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। हमारे पास एक राइट एंगल होता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल पे ही लगेगा और किसी और पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक राइट एंगल है, राइट एंगल जरूरी है यहाँ 90 डिग्री बने ना। हमारे पास तीन साइड्स होती हैं, हमारे पास सबसे पहली साइड होती है हाइपोटेन्यूज, दूसरी साइड होती है हमारे पास, अब आप कुछ भी कह लो, इसे एडजेसेंट कह लो और इसे ऑपोजिट कह लो, ठीक है, ऑपोजिट कह लो। नाउ सम पीपल मे हैव मेमोराइज दिस एज परपेंडिकुलर वगैरह, आपकी मर्जी, आप जो भी कहो, मैं इसे हाइपोटेन्यूज वगैरह कहता हूँ, ठीक है। नाउ हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हमारा जो एच स्क्वायर है, उसका जो वो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर के सम के बराबर, ठीक है। और निकालते कैसे हैं, एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर, ठीक है। मतलब दोबारा हम ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ एक्चुअली मैं पूरी लाइंस ड्रॉ करूं, मैं डायरेक्टली करता हूँ इससे, ठीक है। मैंने एक वेक्टर बनाया,
ठीक है, ये मेरी 20 न्यूटन की थी, ठीक है, ये मेरी 15 न्यूटन की थी, 15 न्यूटन की थी। मुझे ये रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, ये रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। ये साइड कौन सी है, मेरी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने किया कि रिजल्टेंट वेक्टर को अभी फिलहाल मैं एच ही कहता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू एच कह देता हूँ, मुझे अभी नहीं पता है कितना है। मैंने कहा एच का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर है 20, यानी एडजेसेंट के और ऑपोजिट के सम स्क्वायर के बराबर, यानी 15 प्लस 20 स्क्वायर, ठीक है। 20 स्क्वायर तो होता है 400, 15 स्क्वायर में चेक करना था, एक सेकंड। 15 स्क्वायर होता है 225। हम्म, ये हो गया 225 प्लस इज इक्वल एच स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर हमने क्या किया, दोनों का सम किया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 400 कितना होता है, 400 500 625, ठीक है। तो 625 हमारे पास एच स्क्वायर है, लेकिन मुझे एच की वैल्यू चाहिए। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं लगाऊंगा रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 625 और 625, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, लेट मी चेक। 625 रूट ऑफ 625, हमारे पास आंसर आ रहा है 25। हमारा नीचे भी आंसर 25 आया था, है ना। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली हाइपोटेन्यूज लगाया, एंड पर्सनली दिस इज द मोर इजियर वे, ठीक है। आप इतना लंबा पहले स्केल ड्रॉ करोगे, फिर ये करोगे, स्केल बनाओगे, एंड देन दोबारा सेंटीमीटर से उसमें कन्वर्ट करोगे, सबसे आसान तरीका पाइथागोरस थ्योरम सीख लो, ठीक है। इफ एनीवन, नहीं, इसमें एंगल डी से फाइंड नहीं करेंगे, जो ग्राफिकल मेथड है इसमें हम एंगल डी से फाइंड करेंगे, प्रोट्रैक्टर कहते हैं या डी कहते हैं, जो भी कहो आप इसे। यहाँ पे आप एंगल डी से फाइंड करोगे, प्रोटेक्ट कहते हैं उसे, ठीक है। तो आपकी लेकिन वो सिर्फ ग्राफिकल मेथड में, ठीक है, जिसमें आपने सेंटीमीटर से लाइन ड्रॉ की थी। आप इसमें डी से ड्रॉ, इसमें डी से मेजर नहीं कर सकते। इसमें मेजर करते बताऊं कैसे, अगर आपको यार थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, मैथ की क्लास हो जाएगी, लेकिन चलो मैं बता देता हूँ। लेट्स से मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक रेशियो है साइन कॉस टैन का, 100 का टुआ। अच्छा, एक सेकंड मुझे थोड़ा सा सही करने दो, ठीक है। हमारे पास एक रेशियो है 100 का टुआ, ठीक है, जिसमें ये साइन है, ये कॉस है, एंड दिस इज टेन। आप अपने कैलकुलेटर में देखो, थर्ड रो पे साइन कॉस टेन साथ साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस एंगल के सामने वाली साइड देखी, ये साइड होगी हमारी ऑपोजिट, ठीक है। और एंगल के जो साथ वाली साइड है, ठीक है, एंगल के साथ वाली साइड जो है वो होगी हमारी एडजेसेंट, ठीक है। एंगल की जो साथ वाली साइड है हमारी एडजेसेंट है। मैंने दो साइड ली, मेरे पास एडजेसेंट ऑपोजिट किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, टेंजेंट में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, tan tan इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। यार आई थिंक आई शुड मूव ऑल ऑफ इट टू समवेयर एल्स। यहाँ घुसा देता हूँ। ये थोड़ा सा मुश्किल है, अभी आप लोगों को मुश्किल हो रही है कि मैं इसे थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा अभी इसके बाद, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे इसके। तो मेरे पास रेशियो था साइन cos tan का, ठीक है। मैंने सिंपली ये वाला एंगल लिया, ठीक है, और ऑपोजिट की मेरी साइड कितनी थी, ऑपोजिट की लेंथ कितनी थी, ऑपोजिट की लेंथ थी 15 न्यूटन की। तो मैंने कहा 15 अपॉन एडजेसेंट कितना है 20, ठीक है, 20 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाई 20 कितना आ रहा है, 15 डिवाइड बाई 20 आ रहा है हमारा 0.75, ठीक है। टेन, अच्छा बाय द वे सिर्फ टेन नहीं होता, ये होता है टेन थीटा, ठीक है। टेन जो डिग्री का वो होता है ना, हम लोग यहाँ जो एंगल मेजर करते हैं, एंगल को हम लिखते हैं थीटा के तौर पे, ये ऐसे सम होता है उसका, ठीक है, मतलब ऐसा सिंबल होता है उसका। तो हमने लिखा 15 डिवाइड बाई 20, जिसका आंसर आया 0.75। तो मतलब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 0.75, और आप सिंपली क्या किया, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 0.75। नाउ होगा कैसे भाई, टेन इनवर्स कैसे लेंगे, अपने कैलकुलेटर उठाओ,
कैलकुलेटर पे दबाओ शिफ्ट और फिर दबाओ टेंजेंट, ठीक है। और आपने, आपका आंसर आ गया 36.8। नाउ वन थिंग यू नीड टू नो इज 36.86, दिस इज द मोस्ट प्रिसाइज आंसर। यहाँ पे तो आप बोलोगे भाई यहाँ तो हमारा 40 आया था, अभी हमने यहाँ मेजर किया था तो यहाँ तो 40 आया था, हाँ, और नीचे 36 आ रहा है। अब क्या करें भाई, ये तो आंसर गलत हो गया, क्या करें। वाई आर वी इवन फाइंडिंग द एंगल, क्योंकि सिलेबस में रिक्वायर्ड है, ठीक है। एनीवेज, इवन दो आप में कोई इतना ज्यादा नेसेसरी है नहीं, लेकिन इट इज रिक्वायर्ड। एंड अगेन मैंने पहले बताया था कि एग्जामिनर का दिमाग खराब होता है, आप सब कभी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू नो के, बाय द वे हम इसे इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि द थिंग इज के आप मैथ्स में ये वाला बहुत ज्यादा करोगे, हाइपोटेन्यूज अभी O3 जब स्टार्ट होगी तो मैं इसे इतना ज्यादा पढ़ाऊंगा, ये फौरन ही समझ जाओगे, बहुत आसान है। लेकिन अभी फॉर नाउ समझने के लिए, अब मेन बात क्या कहना चाह रहा था मैं, यहाँ पे तो हमारा 40 डिग्री का आंसर आया था जब हमने ग्राफिकल मेथड से किया था, और नीचे हमारा आंसर क्या आया, नीचे हमारा आंसर आया है 36.86, यानी अगर मैं अप्रॉक्स भी कर लूँ तो 37 आ रहा है। ये तो आंसर गलत हो गया, सही है। ये आंसर बिल्कुल सही है। क्यों, एग्जामिनर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है ना, जिसमें आपको मेजरिंग करनी होती है, मेजरमेंट करनी होती है, और जैसे अगर वो कहता है ग्राफिकल मेथड से ड्रॉ करो, तो बताऊं आंसर मार्किंग स्कीम में क्या लिखा होगा, मार्किंग स्कीम में लगा 35 to 42 डिग्रीज एक्सेप्टेड। यानी अगर मैं 37, 36, 38 कुछ भी लिखूं और ये इस रेंज के अंदर अंदर है मेरा आंसर, तो मेरा आंसर सही होगा, ठीक है। हमारा एग्जामिनर हमेशा जब भी कोई ऐसा मेथड होता है जिसमें आप एरर के चांसेस होते हैं थोड़े थोड़े, मतलब जिसमें कैलकुलेशन नहीं है, तो फिर उसमें आपको वो देता है, एक रेंज देता है आंसर की, ठीक है ना। मैं एक्चुअली इसके कुछ क्वेश्चंस और आपको मैं खुद होमवर्क के तौर पे दूंगा, जो कि आप ट्राई करिएगा, एक और मैं करा के दिखा देता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन की, ठीक है। दूसरी फोर्स है मेरे पास कितने न्यूटन की, 5 न्यूटन की। मुझे इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं देखूंगा रिजल्टेंट किस तरफ से किस तरफ होगा। हमने क्या बोला था कि भाई टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, यानी टेल से हेड तक जा रहे हैं हम, और रिजल्टेंट इस तरफ ड्रॉ हो रहा है हमारा। हमने सिंपली लगा लिया हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू h square is equals to 25 plus 100, h square is equals to 125। 125 किसका होता, भूल गया। और हमारी ये लेंथ आ रही है 11.18। तो h की जो, h कितने न्यूटन है, h इज इक्वल्स, मैंने दोनों का वो कर लिया, रूट ले लिया, तो h क्या आ रही है 11.18, ठीक है। हमारे पास इसकी वो आ गई, लेंथ आ गई, एंड देन सिंपली हमने यहाँ लिख दिया 11.18। आज जब हमारे पास तीनों साइड्स पता है, हमने सिंपली एंगल मेजर करना है, तो मैंने एंगल मेजर किया। श्योर श्योर श्योर। चलो इस वाले क्वेश्चन को पहले कर लूँ, फिर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तब लिखता हूँ, ठीक है। तो अब हमने एंगल मेजर करना है ये वाला, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली साइन कॉस टैन कोई सा भी रेशियो लगा लिया, तो मैंने लिखा साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट कितना है, अच्छा ऑपोजिट समझना कैसा है, जो एंगल के सामने वाली साइड होगी वो ऑपोजिट होगी, एंगल के साइड वाली साइड आपकी क्या होगी, एडजेसेंट होगी, और जो बड़ी सबसे लंबी साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। तो ऑपोजिट हमारा था 5, साइन इज इक्वल्स टू 5, और हाइपोटेन्यूज कितना था 11.18, 5 डिवाइड बाय 11.18, यहाँ हमारा आ रहा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0.44। हमने सिंपली थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 0.44। मैं ले लेता हूँ इसका शिफ्ट साइन, हमारे पास 26.5 एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल आ गया 26.5 ना। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जरा ट्राई करो खुद।
अच्छा, दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा जरमीन देखो, रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड कैसे साथ लिख रहे हैं। अभी हमने ये जो निकाला 11.18, दिस इज द बेसिकली फोर्स। और हम न्यूटन से ही बात कर रहे थे ना, तो 11.18 न्यूटन। जब यहाँ भी न्यूटन था और यहाँ भी न्यूटन था, दोनों तरफ अगर न्यूटन था, तो हमने 11.18 न्यूटन आंसर निकाला अपना। ठीक है ना। आई नीड यू गाइस टू डू दिस जरा जल्दी से। आई विल गिव यू 3 मिनट्स, ट्राई इट। जब तक मैं खुद भी से कर लेता हूँ साइड पर। 11:15 और 11:17 तक अपना निकालें, आंसर निकालें। ठीक है। बाकियों का निकला। टेक योर टाइम, मुझे आंसर निकाल के दो। अच्छा अभी एंगल मत निकालो, बस मुझे रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढ के दो। ठीक है, एंगल छोड़ दो अभी। एंगल बस मुझे समझाना था, एंगल इतना वो नहीं होता। सही है, वेरी गुड गाइस, 22.4 ही आ रहा है आंसर। अब स्टेप्स देखो, सबसे पहले कैसे करना है। हमने क्या किया, 20 न्यूटन की लाइन ड्रॉ की। ठीक है, 20 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ किया। 20 न्यूटन, इसके हेड पे हमने सेकंड वेक्टर का टेल रखी और उस ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और ये 10 न्यूटन का था। रिजल्टेंट क्या था, सबसे जरूरी, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक आपने जाना है। और डायरेक्शन वही है जो फर्स्ट से, फर्स्ट की टेल और सेकंड के हेड पे। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन आ गई ना। सॉल्व कैसे करना था, हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज आपकी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो 20 न्यूटन का स्क्वायर और 10 न्यूटन का स्क्वायर है। ठीक है, तो 20 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 500। 500, ठीक है। रूट ले लो दोनों का, तो आ रहा है आपका 22.36 आंसर आ रहा है। 22.36, जैसे आप राउंड ऑफ करके 22.4 कर दोगे। ठीक है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गई? आई होप सबको समझ आ गई। किसी को भी समझ नहीं आए तो मुझे मैसेज डालना, दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, वेरी गुड। किसी को कोई मसला है, कुछ समझ नहीं आया? चलो आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ तक हमारे सबसे मेन बात खत्म हो गई। यहाँ तक हमारे वेक्टर्स की बात खत्म हो गई ना। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये वाली चीज हम कल कल आगे सही से करेंगे, लेकिन अभी बस थोड़ा थोड़ा मैं एक बार इंट्रो दे देता हूँ इसका। ठीक है, परसों की क्लास में हम फिर आगे कंप्लीट करेंगे इसे पूरा। देखो,
द इंस्ट्रूमेंट्स कॉमनली यूज टू मेजर लेंथ आर, हमारे पास टेप टेप मेजर है। अगर टेप मेजर वो वाला होता है जो कि, अगर किसी ने देखा हो, काइंड ऑफ इंच टेप जो होता है ना हमारे पास, इंच टेप भी एक टेप मेजर है। दूसरा होता है, अगर आप लोग कभी उसके पास गए हो, कौन होता है जो कपड़े सीते हैं ना, क्या कहता हूँ उन्हें, टेलर के पास, ठीक है। तो टेलर क्या करता है, आपको नापने के लिए, आपको मेजर करने के लिए उसके पास एक अजीब सी लाइक काइंड ऑफ रोप टाइप की होती है, इस पे मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। वो एक्चुअल टेप मेजर होता है, ठीक है। वो आपके पैर पे रखता है, सर तक नापता है, एंड आपकी स्लीव्स नाप रहा है, वॉट एवर। वो जो यूज होता है टेप मेजर होता है, ठीक है। टेप मेजर की जो रेंज है वो 1 मीटर से फ्यू मीटर्स तक होती है। ना 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर इज बेसिकली 1 मीटर इज बेसिकली एक्चुअली, कैसे बताऊं, अगर आप ना अपने दोनों हाथ पूरे खोलेंगे ना, तो आपके एक शोल्डर से हैंड तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का होता है यूजुअली, ठीक है ना। और वो फ्यू मीटर्स यानी कितने मीटर्स का भी हो सकता है। आप टेप टेप मेजर से आप अपना कमरे की डायमेंशन भी वो कर सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो ऑनेस्टली कोई रेंज रेंज जितना लंबा कर सको कर सकते हो, मसला नहीं है। अगर आपके पास कभी भी आता है ना बहुत लंबी लेंथ नापनी है, तो आप हमेशा पेपर में टेप मेजर यूज करोगे, ठीक है। इसकी प्रिसीजन 1 मिलीमीटर की है, और वो कर्व सरफेसेस के लिए भी आप यूज किया जा सकता है उसे, क्योंकि वो बेंडेबल होता है। रूलर, आई थिंक हर किसी को रूलर का पता है, आई डोंट इवन नीड टू टेल अबाउट इट। 1 सेंटीमीटर से कुछ मीटर, 1 मीटर तक का होता है यूजुअली, ठीक है। प्रिसीजन अगेन 1 मिलीमीटर की है। वर्नियर कैलिपर 2/3 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर का है। अच्छा, बाय द वे आपको रेंज, रेंज और प्रिसीजन प्रिसीजन याद रखनी है आपने। आपने रेंज एज सच याद नहीं करनी, क्यों? क्योंकि आपको ना क्वेश्चन देखते ही समझ आ जाएगा किस चीज की बात कर रहे हैं। अभी हम जब वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का यूज पढ़ेंगे ना, तो आपको फिर रेंज याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी डायमेंशन आपको समझ मेजर करनी है, तो आप ऑब्वियसली टेप मेजर यूज करोगे, आपको पता है। अगर आपको मुझे अपने टेबल पे या अपने पेपर की लेंथ नापनी है, तो मैं ऑब्वियसली रूलर यूज करूंगा, मैं उसके लिए माइक्रोमीटर यूज नहीं करूंगा, मैं उसके लिए टेप मेजर यूज नहीं करूंगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन यूजुअली बहुत कॉमन सेंस वाले होते हैं, जो आपको देखते ही समझ आ जाएंगे। हाँ, वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर का जो वो है, यूज है, वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सही से समझेंगे, ठीक है। तो कैन मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ एनीथिंग, वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर भी। माइक्रोमीटर बहुत छोटी लेंस को मेजर के लिए यूज होता है, ठीक है, मेजर करने के लिए। नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि आपसे सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, ये चीज आपसे पूरे लाइक पूरी फिजिक्स में कहीं बहुत सारी जगह टेस्ट होगी आपके पेपर में। नाउ आपसे क्या बोलेंगे कि भाई आपको एक रास्ता दे दिया इतने किलोमीटर्स का, आपसे आंसर मांगेंगे सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो आपको कन्वर्जन आनी चाहिए। अगर मुझे 1 किलोमीटर से 1 मीटर में जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा। अगर 1 मीटर टू सेंटीमीटर जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा। अगर मुझे डायरेक्ट किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो क्या करूंगा मैं? इन सारे जीरो को ऐड अप कर दें, 3 0 2 0, 10 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 100,000। यानी 1 किलोमीटर में 100,000 सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। अगर मुझे 1 किलोमीटर से डायरेक्टली मिलीमीटर्स में जाना है तो क्या करूंगा? कितने जीरोस हैं? 3 0 2 0 1 0। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, आई थिंक ये 10 लाख है। तो 10 लाख मिलीमीटर्स 1 किलोमीटर में होता है, ठीक है। यू नीड टू मेमोराइज द स्केल। अगर मुझे 1 किलोमीटर से 1 मीटर में जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई बाय 1000 करूंगा, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। अगर मुझे 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर्स हैं। और अगर, अच्छा ये बात याद रखना, अगर बड़े से छोटी क्वांटिटी पे जाएंगे ना, यानी किलोमीटर टू मीटर जा रहा हूँ या सेंटीमीटर जा रहा हूँ मिलीमीटर जा रहा हूँ, तो हमेशा बड़े से छोटे पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ेगी, मल्टीप्लीकेशन में हमेशा क्वांटिटी बढ़ती है, कम नहीं होती, ठीक है। और अगर मैं छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पे जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर भी फिर छोटा आएगा, यानी डिवाइड करूंगा। यानी 1 मिलीमीटर से मुझे सेंटीमीटर में जाना है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 10 करूंगा, तो मेरे पास 0.1 आएगा। यानी 0.1 सेंटीमीटर होते हैं 1 मिलीमीटर के अंदर, ठीक है। एक एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर्स हैं, उल्टा कह रहा हूँ, सॉरी। 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर्स हैं, यहाँ से गया, और सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना है, तो मैंने क्या किया? डिवाइड बाय 100 कर दिया, 1 डिवाइड बाय 100, विच इज एक्चुअली 1 2, तो 0.01 सेंटीमीटर्स है, ठीक है। समझ आ रही है? ये स्केल आपको समझना, अगर इस स्केल में कुछ पूछना तो मुझसे पूछो। ये स्केल बहुत जरूरी तरीके से समझना, क्योंकि ये टेस्ट होगा होगा। इसमें से कुछ भी पूछना तो पूछो।
चलो, देयर आर नो क्वेश्चंस, फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मजे करो, एंजॉय करो। मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा थोड़ी देर में, ज्यादा नहीं दूंगा। ये वेक्टर्स के क्वेश्चन दूंगा, 2-3 क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है। उन्हें अटेम्प्ट कर लेना लाजमी। कुछ भी पूछना हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आस्क मी अहेड, ठीक है, मुझे मैसेज डाल देना, आई रिप्लाई, ठीक है। अगर मैं रिप्लाई ना करूं तो यू कैन ऑल्सो आस्क मिस सोफिया। ठीक है, आपकी मर्जी है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे परसों मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कुछ पूछना अगेन, वन लास्ट टाइम, कुछ भी पूछना पूछ लो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। एक बार जल्दी जल्दी हम गो थ्रू कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या किया। We understood the scalar quantity has magnitude and vector quantity has magnitude and direction, ये कर लिया हमने। Note that the following quantities are scalars। oh yeah, मैं आपको ये बताना भूल गया एक्चुअली। क्यों नहीं बताया मैंने? मैंने यहाँ जो एग्जांपल्स लिखे हैं ना, ये आपको याद करनी है। कि जो स्केलर में डिस्टेंस आता है, लेंथ आता है, स्पीड आता है, टाइम आता है और मास आता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर एमसीक्यूज में पूछता है ये अक्सर। ठीक है। एंड वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स आएगी। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ सिलेबस ने भी कहा है कि आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है, स्केलर है। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आर वेक्टर। नाउ, जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपको सिलेबस पता होना लाजमी है, इसलिए बोला था, ठीक है। अब जो मैंने नोट्स में लिखा है मैं आगे लिख दूंगा इससे सही से। लेकिन आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए कि ये सारी स्केलर क्वांटिटीज हैं, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। डिटरमाइन बाय कैलकुलेशन ग्राफिकली द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स एट राइट एंगल, ये भी हमने कर लिया। ठीक है, ये वाली चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सारी। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज देखी, बेसिक। हमने बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूनिट और यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी में। मैग्नीट्यूड और यूनिट है, ठीक है, दोनों है। मैग्नीट्यूड हमारा साइज है, जिसमें हमने नंबर से जो हम नंबर से बताते हैं 24, 25, 26। और न्यूटन हमारा यूनिट है, या कोई सा भी, केजी भी हमारा यूनिट है, कोई भी हमारा यूनिट हो सकता है। ठीक है, हमारे पास दो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जिसके अंदर एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ठीक है। फिर हमने कहा कि स्केलर्स आर एडेड सिंपली बाय अरिथमेटिक सम, यानी स्केलर को सिंपल ऐड कर दिया जाता है। अगर हमारे पास एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, दोनों का सम कर देंगे, 3 kgs ऑफ एप्पल, 2 kgs ऑफ ऑरेंजेस, हमारे पास सम आ गया 5 kgs का। ठीक है ना। बट वेक्टर्स को ऐसे नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनकी क्यों? क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन भी है, तो वी नीड टू टेक इन अकाउंट देयर डायरेक्शन एज वेल। ठीक है, तो वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं, द रिजल्ट इज कॉल्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। एग्जामिनर आपसे हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर पूछता है। ठीक है, हमारे पास 3 केसेस हैं रिजल्टेंट वेक्टर ढूंढने के। केस वन है, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो हम ऐड कर देंगे। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो तो हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर परपेंडिकुलर हो तो हमने क्या किया, हमने चूज किया एक स्केल। ग्राफिकल मेथड हम देख रहे हैं, स्केल चूज किया, हेड टू टेल रूल यूज किया, यानी जो इसका हेड है, अ, एक के हेड पे दूसरे की टेल होनी लाजमी है। ठीक है, ये हेड टेल। ठीक है, आगे बढ़े। फिर हमने स्केल चूज करके ड्रॉ कर लिया, और ड्रॉ द मिसिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल फ्रॉम टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। ये आपको बहुत जरूरी जरूरी पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये गड़बड़ कर दी, आप मार्क लूज कर जाओगे। पता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है। अगर आपने लेट से आपका आंसर 25 न्यूटन सही आया, लेकिन आपने डायरेक्शन ये कर दी, आपको 1 मार्क भी नहीं मिलेगा, आपको गलत कर देगा एग्जामिनर। ठीक है, तो यू नीड टू नो द डायरेक्शन सही से, कि टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर और हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर डायरेक्शन होगी आपकी, यानी ये वाली डायरेक्शन होगी। ठीक है, और रिजल्टेंट को शो करने के लिए दो एरोस बनाते हैं। ठीक है, हमारे स्टेप 4 हमने इस लेंथ को मेजर किया और फिर कन्वर्ट वापस किया। ठीक है, कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया आगे। मेजर द एंगल एज वेल। अच्छा, एंगल को आपने इतना नेसेसरी नहीं देना, मतलब नॉट नेसेसरी, लेकिन यू शुड नो। ठीक है, पूछ भी सकता है। दूसरा तरीका क्या है इसको, केस 3 को सॉल्व करने का, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम मैंने आपको सिखाया। देन हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि हमारे पास चार मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं यूज, जिनसे हम लेंथ मेजर करते हैं, जिसके में हमारे पास टेप मेजर है, रूलर है, वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर है। ठीक है, एंड उनके प्रेसिजन्स भी याद करनी है आपको, कि कौन कितना प्रेसाइज है। एंड देन फाइनली हमने कन्वर्जन स्केल देखा, कि 1 किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय लैख कर रहे हैं। ठीक है, और मिलीमीटर्स में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 lakhs कर रहे हैं। ठीक है, मिलियन कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, और अगर हम
बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी पे आ रहे हैं, तो उसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यहीं तक रखते हैं। आई विल गिव यू सम, मैं तुम्हें थोड़ी देर में होमवर्क भेजता हूँ तुम लोगों को, तो उसे लाजमी देख लेना। ठीक है, चलो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।